नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में आप सीटेट 2022-23 के सेकंड शिफ्ट जिसकी परीक्षा दिनांक 29 दिसंबर 2022 को आयोजित की गई थी, इस पेपर के हिंदी पार्ट का कंप्लीट पेपर सॉल्यूशन देखने जा रहे हैं। अगर आप प्रीवियस ईयर शिफ्ट वाइज प्रत्येक सब्जेक्ट का डिटेल में पेपर सॉल्यूशन देखना चाहते हैं तो इस वीडियो के बाद इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन जरूर चेक करिएगा। और अगर आप चैनल पर पहली बार विजिट करें तो इसको सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा। चलिए दोस्तों, आज के इस महत्वपूर्ण वीडियो को शुरू करते हैं। जैसा कि आपको ज्ञात होगा कि जितने भी लैंग्वेज वाले पेपर होते हैं, इंग्लिश, संस्कृत, हिंदी, सब में आपका 15 अंक का पैराग्राफ से प्रश्न पूछा जाता है और 15 अंक का पैडागॉजी पूछा जाता है। तो जो पैराग्राफ वाले प्रश्न होते हैं आपको पैराग्राफ पढ़ करके ही उत्तर देने होते हैं, जिसमें आपको कुछ खास मेहनत करने की आवश्यकता नहीं होती है। इसलिए हम लोग फोकस जो 15 अंक के पैडागॉजी पूछे जाते हैं उस पर करेंगे। ठीक है, चलिए पहला प्रश्न आप अपने स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। सुधा कक्षा 2 में अंग्रेजी पढ़ा रही है। वह आदेश और निर्देश देती है जिससे कि शिक्षार्थी आदेशानुसार निष्पादन कर सके। वह भाषा अधिगम के किस उपागम का अनुसरण कर रही है? ध्यान से देखिएगा, आदेश देने का मतलब और निर्देश देने का मतलब। निर्देश का मतलब क्या हो गया कि अपने बॉडी लैंग्वेज से वो कुछ सिंबल्स या फिर कुछ जेस्चर्स किसी भी माध्यम से उनको निर्देश देने की कोशिश कर रही है। और आदेश देने का मतलब क्या हो गया कि बॉडी लैंग्वेज से तो कम्युनिकेट कर ही रही है। और आदेश आप कैसे देंगे? मौखिक तरीके से, मुख से बोल करके आदेश देंगे। यानी कि बॉडी लैंग्वेज और मुख का प्रयोग एक साथ किया जा रहा है, तो इसे हम लोग क्या बोलते हैं? इसे टोटल फिजिकल रिस्पॉन्स बोलते हैं। जैसे कि आप प्राइमरी स्कूलों में जाएंगे तो बच्चे को कविता कैसे पढ़ाया जाता है? एक मोटा हाथी झूम के चला, मकड़ी की जाल में जाके वो फंसा। तो जब ये कविता पढ़ाया जाएगा तो बच्चों को एक्टिविटी भी करके टीचर के द्वारा दिखाया जाता है। जैसे कि एक मोटा, जब मोटा हाथी का शब्द आएगा तो मोटापे को दिखाने के लिए टीचर अपने दोनों हाथों को फैला लेगा। इसके अलावा हाथी शब्द जब आएगा तो अपने हाथ के केहुनी को नाक से सटाते हुए सूंड बनाने का इशारा कर सकता है। यानी कि जो कुछ भी टीचर के द्वारा बोला जाता है मौखिक तौर पर, उसको वो अपने बॉडी लैंग्वेज के माध्यम से भी इंडिकेट करता है। इसी को बोलते हैं टोटल फिजिकल रिस्पॉन्स, जिसे हिंदी में समग्र भौतिक प्रतिक्रिया बोलते हैं। ऑप्शन नंबर 2 यहां पर बिल्कुल एप्रोप्रिएट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया था, ऋतु चाहती है कि उसके विद्यार्थी शब्दों को सही तरह से लिख सके। शब्द रचना के किन तत्वों को समझने की जरूरत है? शब्द कैसे आप लिखते हैं? शब्द आप लिखते हैं वर्णों के माध्यम से। जैसे कि मैं मान लीजिए राम लिख रहा हूं, तो राम आप कैसे लिखेंगे? पहले इसमें र वर्ण आया हुआ है, फिर उसमें आ जुड़ा हुआ है, फिर उसमें म वर्ण जुड़ा हुआ है। ऐसे ही तो बच्चा पढ़ता है प्राइमरी में, र पर आ की मात्रा म, इस प्रकार से वो राम को पढ़ता है। ठीक है, तो हमसे ये बोला गया है कि शब्दों को सही तरीके से लिखने के लिए शब्द रचना कि किन तत्वों को समझने की जरूरत है। चौथा दिया गया समानार्थी और विपरार्थक। मान लीजिए राम लिखना है तो क्या इसका विपरीत या फिर इसका समानार्थी शब्द जानने की आवश्यकता है? नहीं है, तो ये हमारा उत्तर नहीं होगा, क्योंकि राम लिखना है, इसका विपरार्थक, इसका समानार्थी शब्द क्या होगा, उससे कोई मतलब नहीं होना चाहिए। ठीक है, तीसरा देखिए लेखन और श्रवण। देखिए लेखन तक तो ठीक था, लेकिन श्रवण यहां पर निगेटिव हो जाएगा, हमारा उत्तर नहीं होगा। वर्तनी और पठन, पठन भी हमारा इंपॉर्टेंट नहीं है। संयुक्तिकरण और रूपांतरण यहां पर सबसे सटीक उत्तर हो जाएगा। कैसे? देखिए यहां पर ये अलग अलग वर्ण है, ये आपका व्यंजन है, ये आपका स्वर है, ये आपका व्यंजन है। तो अलग अलग वर्णों को आप संयुक्त करके ही इस शब्द को लिखते हैं, इसी को बोलते हैं संयुक्तिकरण। और रूपांतरण क्या होता है? ध्यान से समझिएगा, रूपांतरण का मतलब क्या होता है कि उसको बदलना। जैसे कि यहां पर मान लीजिए कि आप रॉ लिख रहे हैं, तो रॉ पूरा कैसे है? ये व्यंजन है, लेकिन ये कैसे बना हुआ है? ये स्वर रहित व्यंजन, नीचे हलंत लगा देंगे तो स्वर रहित हो जाएगा, और इसमें अ इस प्रकार से जुड़ा हुआ है। यानी कि ये रॉ किस में रूपांतरित हो गया? ये व्यंजन में रूपांतरित हो गया। कैसे? जब इसमें स्वर जोड़ा गया। इसी को बोलते हैं रूपांतरण। यानी कि शब्दों की रचना आप कैसे कर सकते हैं? संयुक्तिकरण के माध्यम से और रूपांतरण के माध्यम से। ऑप्शन नंबर 2 यहां पर बिल्कुल एप्रोप्रिएट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया था, अनिका अपने शिक्षार्थियों की हमेशा यह मदद करती है कि वे अंग्रेजी की कक्षा में सीखे गए शब्दों को अन्य विषयों के साथ जोड़ना व प्रयोग करना सीखे। इससे उनके विद्यार्थियों को किस बात में मदद मिलेगी? ध्यान से समझिएगा, अंग्रेजी का कोई शब्द है, मान लीजिए अंग्रेजी का शब्द मान लीजिए एप्पल है, तो वो क्या कर रही हैं कि वह अन्य विषयों के साथ इसको जोड़ने की कोशिश कर रही हैं। जैसे कि ईवीएस में बच्चे को सेब के बारे में पढ़ाया जाएगा कि सेब की पैदावार कहाँ पर होती है, ठंडे प्रदेशों में सेब ज़्यादा होता है। ये सभी चीज़ें बच्चे को ईवीएस में पढ़ाया जाएगा। तो ईवीएस वाले टॉपिक को इस भाषा के इस शब्द एप्पल से कोरिलेट किया जा रहा है टीचर के द्वारा। यही हमसे बोला गया है कि शब्दों को, अंग्रेजी के शब्दों को अन्य विषयों के साथ जोड़ करके प्रयोग करना सीखते हैं बच्चे टीचर के माध्यम से। तो हमसे ये बोला जा रहा है कि शिक्षक जो है, शिक्षिका जो है, वह विद्यार्थियों को
किस बात में मदद कर रही हैं, ठीक है। चलिए चौथे विकल्प से शुरुआत करेंगे। अंग्रेजी की शब्द संपदा याद करने में कोई भी एक ऐसा विकल्प जिसमें रटना याद करना अगर आपको दिख जाए तो वो हमेशा निगेटिव होगा, कभी भी हमारा उत्तर नहीं होगा। तीसरा देखिए, अंग्रेजी भाषा के प्रति बने भय को दूर करने के संदर्भ में, तो यहां पर अंग्रेजी के प्रति भय को दूर करने की कोशिश नहीं की जा रही है, बल्कि अन्य सब्जेक्ट से इसको कोरिलेट किया जा रहा है एकीकृत फॉर्म में, यानी इंटीग्रेटेड फॉर्म में चीज़ों को समझाने के संदर्भ में। क्योंकि एनसीएफ 2005 आप देखेंगे तो ईवीएस के बारे में ये कहता है कि प्राइमरी स्तर पर कक्षा 1 और 2 में ईवीएस की कोई अलग से पुस्तक ही नहीं है, उसको भाषा और गणित के माध्यम से ईवीएस पढ़ाया जाता है। कैसे भाषा और गणित के माध्यम से? जैसे देखिए, बच्चे को ए फॉर एप्पल बताया जाता है। अब बच्चा अपने परिवेश में कभी ना कभी जब प्राइमरी में जाएगा तो 6 साल की उसकी उम्र होगी, 6 साल में कभी ना कभी तो वो सेब देखा होगा, सेब खाया होगा। तो उस देखे हुए चीज़ यानी मूर्त अवस्था में वस्तु को हमने इस भाषा के इस अल्फ़ाबेट से कोरिलेट कर दिया, जोड़ दिया है। तो अब बच्चा चूंकि इसको मूर्त अवस्था में देखा हुआ है तो इससे कोरिलेट करके इस अल्फ़ाबेट को सीख पाता है, ठीक है। तो यहाँ पर भय को कम करना या दूर करना इंपॉर्टेंट नहीं है। पहला देखिए, अंग्रेजी भाषा के महत्व को पुनर्बलन, तो ये भी पुनर्बलन की बात नहीं है, एक ही विकल्प बचा ऑप्शन नंबर 2। देखिए, अंग्रेजी में सीखे गए तथ्यों को अन्य विषयों से संबद्ध कर पाना। देखिए यहाँ पर बच्चा अंग्रेजी में अल्फ़ाबेट को सीख रहा है या फिर कोई भी शब्द सीखेगा तो अंग्रेजी में सीख रहा है, लेकिन उसको अन्य सब्जेक्ट से कोरिलेट कर पा रहा है, जैसे कि ईवीएस का पार्ट है तो इस प्रकार से उसको जोड़ करके पढ़ाया जाएगा तो बच्चे उसको आसानी से समझ पाते हैं अर्थपूर्ण तरीके से। तो ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पर बिल्कुल अप्रोप्रिएट है, यही इसका सटीक जवाब होगा। अगला प्रश्न पूछा गया था, रवि अपने विद्यार्थियों को ड्रामा सिखा रहे हैं, ड्रामे का प्रयोग करके रवि अपने विद्यार्थियों की किस तरह से मदद कर रहे हैं? ध्यान से समझिएगा। रवि जो एक शिक्षक हैं वो बच्चों को ड्रामा, रोल प्ले, इस टाइप की चीज़ों में पार्टिसिपेट करने की कोशिश कर रहे हैं, उनको शामिल कराने की कोशिश कर रहे हैं और उनको सिखा रहे हैं। तो इससे क्या होगा? देखिए पहले विकल्प से शुरुआत करते हैं, संवाद लेखन दक्षता विकसित करना। तो यहाँ पर जो ड्रामा लिखने का काम वो बच्चों के द्वारा नहीं किया गया, बल्कि टीचर ने ड्रामा लिखा होगा या फिर पहले से कहीं से ड्रामा होगा यानी नाटक होगा, उसको वो लोग रोल प्ले कर रहे हैं। तो यहाँ पर लेखन की तो बात आएगी ही नहीं, हमारा उत्तर नहीं होगा। दूसरा देखिए, नाटक पढ़ने की दक्षता का विकसित करना। तो नाटक केवल पढ़ने तक तो सीमित है नहीं, क्योंकि नाटक जब पढ़ेगा उसके बाद रोल प्ले करेगा। तो अगर रोल प्ले कर रहा है तो उसमें सभी कॉन्सेप्ट आ जाएगा, क्योंकि नाटक के अपने डायलॉग को पढ़ा होगा, उसके बाद से कम्युनिकेट भी करेगा। तो यहाँ पर केवल पढ़ने की दक्षता की बात की जा रही है, तो ये कहीं ना कहीं संकुचित है, क्योंकि केवल पढ़ करके नाटक नहीं हो सकता। नाटक पढ़ने के बाद से उसको रोल प्ले भी करना होगा, कम्युनिकेट भी करना होगा। तो चूंकि ये केवल पढ़ने तक सीमित है, इसलिए हमारा उत्तर नहीं होगा। चौथा देखिए, अभिनय के गुण को विकसित करना। तो अभिनय के गुण यानी एक्टिंग करने के लिए बोला जा रहा है, तो ये एक्टिंग स्किल डेवलप करने के लिए नहीं है। भाषा की कक्षा में या फिर किसी भी कक्षा में रोल प्ले बच्चे को क्यों कराया जाता है? ताकि वो कम्युनिकेट करे, एक दूसरे से बातचीत करे। आपने देखा होगा कि लेव वाइगोस्की ने कहा था कि बच्चे समूहों में रह करके सीखते हैं। तो एक तो बच्चा प्रत्यक्ष तौर पर समूह में एक दूसरे से इंटरेक्शन करेगा, साथ ही साथ जो उसके मन में झेप होता है दूसरों से बातचीत करने के संदर्भ में, वो दूर होगा धीरे धीरे, और कहीं ना कहीं उसमें कम्युनिकेशन स्किल डेवलप होगा। तो अभिनय का गुण यहाँ पर इंपॉर्टेंट नहीं है, एक ही विकल्प बचा, संप्रेषणात्मक दक्षता विकसित करना। अब देखिए, संप्रेषण यानी कि कम्युनिकेशन की बात की जा रही है। जब बच्चा रोल प्ले करेगा तो जाहिर सी बात है अपने डायलॉग को डिलीवर करेगा, और उसके बाद से जब अगला बंदा डायलॉग बोलेगा तो उसके प्रति प्रतिक्रिया देगा। तो ये सब चीज़ क्या होता है? कम्युनिकेशन स्किल होता है। तो ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पर सबसे ज़्यादा अप्रोप्रिएट है, यही इसका सटीक जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया था, सुजाता अपने विद्यार्थियों को वाक्य संरचना सिखा रही है। वाक्य संरचना यानी कि वाक्य को किस प्रकार से कंस्ट्रक्ट किया जाएगा, किस प्रकार से बनाया जाएगा, ये सिखाया जा रहा है शिक्षिका के द्वारा। वह ड्रिल की विकल्प सूची का प्रयोग कर रही है। वह भाषा शिक्षण के किस उपागम का प्रयोग कर रही है? देखिए ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर बच्चों को जब वाक्य संरचना सिखाया जा रहा है तो कहीं ना कहीं बच्चों को हेल्प की जा रही है शिक्षिका के द्वारा। तो बच्चे को हेल्प सपोर्ट तो दिया जा रहा है, लेकिन बच्चे खुद से करके सीख रहे हैं। तो ये कौन सी विधि होती है? ये संरचनात्मक विधि होती है, यानी बालक खुद से करके सीखेगा और जरूरत पड़ने पर लेव वाइगोस्की के सिद्धांत के अनुसार उसको स्कैफोल्डिंग या फिर जेडपीडी, जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट के अंतर्गत उसको मदद दी जाएगी। तो यहीं पर टीचर के द्वारा उसको मदद तो दी जा रही है, लेकिन खुद से वाक्य संरचना करने की कोशिश कौन कर रहा है? बच्चे कर रहे हैं। तो ये संरचनात्मक एक तरीके से हो जाएगा आपका। हमसे पूछा गया था किस उपागम का प्रयोग किया जा रहा है, तो ये संरचनात्मक उपागम है। ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पर बिल्कुल एप्रोप्रिएट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया था, गुरमीत भाषा अधिगम में शब्द भंडार यानी कि वोकैबलरी के महत्व को समझती है। आपके अनुसार शब्द भंडार विकसित करने की सर्वोत्तम युक्ति कौन सी हो सकती है?
यानी कि बच्चों में शब्दों के बारे में समझ विकसित करना और उनके वर्ड पावर को बढ़ाने के लिए कौन सा सबसे उपयुक्त होगा चारों विकल्पों में, ये हमसे पूछा जा रहा है। ठीक है, चलिए चौथे विकल्प से शुरुआत करेंगे। विद्यार्थियों को कहा जाए कि जब भी किसी कठिन शब्द से सामना हो तो शब्दकोश की मदद लें। यहाँ पर देखिए कई बार क्या होता है कि आप जिस कॉन्टेक्स्ट में पैराग्राफ को पढ़ रहे हैं और जब उस कॉन्टेक्स्ट में किसी कठिन वर्ड अगर आपका आ जाता है तो अगर आप डिक्शनरी में ढूंढते हैं तो हो सकता है कि उस कॉन्टेक्स्ट से मिलता जुलता आपको अर्थ ना मिले डिक्शनरी में, क्योंकि जो पर्टिकुलर शब्द आता है उसका अलग अलग भाव में अलग अलग अर्थ निकल सकता है। तो हो सकता है कि आपने डिक्शनरी में जो देखा है वो उस भाव में ना दिया गया हो, इस वजह से आपको कन्फ्यूजन हो सकता है। तो प्रत्येक कठिन शब्द के समय आप डिक्शनरी की मदद लें, ये इंपॉर्टेंट नहीं है, बल्कि आप कम से कम जो कॉन्टेक्स्ट पढ़ रहे हैं उसमें अनुमान लगा पाएं कि हाँ इस पर्टिकुलर नए शब्द का क्या अर्थ हो सकता है। तो जब इस प्रकार से आप अनुमान लगाते हैं तो आप चीज़ों को और अच्छे तरीके से समझते हैं और कहीं ना कहीं आप उस शब्द का प्रयोग अपने वास्तविक जीवन में देख पा रहे हैं कि हाँ इस शब्द का प्रयोग किस कॉन्टेक्स्ट में किया जा सकता है। तो वो आपके लिए एक प्रत्यक्ष अनुभव हो गया। और जो डिक्शनरी में आप देखते हैं तो उसमें चूंकि आपने उस शब्द का प्रत्यक्ष अनुभव तो प्राप्त किया नहीं, यानी कि उसका किस प्रकार से वाक्यों में इस्तेमाल करना है ये तो आपने देखा नहीं, इसलिए डिक्शनरी में केवल कठिन शब्दों को ढूंढना यहाँ पर निगेटिव सेंस में हो जाएगा। ठीक है, इसलिए हमारा उत्तर नहीं होगा। तीसरा देखिए, विद्यार्थियों को शब्द की सूची बनाने और उनका अर्थ याद करने के लिए कहना। रटना, याद करना, कंठस्थ करना, ये जितने भी वर्ड्स होते हैं पूरे विकल्प को निगेटिव कर देते हैं, क्योंकि एनसीईआरटी 2005 और राष्ट्रीय शिक्षा नीति ये कहता है कि बच्चे रटते नहीं हैं, अपने ज्ञान का निर्माण करते हैं। ठीक है, तो ये विकल्प निगेटिव हो गया। पहला विकल्प देखिए, विद्यार्थियों को पाठ में आए कठिन शब्दों को रेखांकित करने और उनसे वाक्य बनाने के लिए कहा जाए। अब देखिए ध्यान से समझिएगा, मान लीजिए कोई कठिन शब्द आया और उसका अर्थ बच्चे को नहीं पता है। जब अर्थ नहीं पता है तो उससे वाक्य कहाँ बना पाएगा? सबसे पहले तो प्रोसेस यही होना चाहिए ना कि बच्चे के लिए जो नया शब्द है उसका अर्थ वो समझे, तभी तो उसका यूज कर पाएगा। तो यहाँ पर चूंकि बच्चा अर्थ नहीं समझ पा रहा है इसलिए ये इंपॉर्टेंट नहीं है, निगेटिव हो गया। एक ही विकल्प बचा, ऑप्शन नंबर 2 देखिए, क्योंकि जब अर्थ नहीं समझेगा तो वह उन चीज़ों को जल्दी भूल जाएगा, क्योंकि जो चीज़ें आप समझ करके पढ़े रहते हैं उन चीज़ों को आप लंबे समय तक धारण करते हैं, यानी कि आपके माइंड में वो लंबे समय तक स्टोर रहती है। और लेकिन जो चीज़ आपने समझा नहीं है, केवल रट लिया है, तो वो चीज़ें आपके माइंड से बहुत जल्दी स्किप होती है, आप बहुत जल्दी भूल जाते हैं। ठीक है, तो इसलिए ये निगेटिव हो गया। एक ही विकल्प बचा, ऑप्शन नंबर 2 देखिए, विद्यार्थियों को दिए गए संदर्भ के आधार पर शब्दों का अर्थ अनुमान लगाने के लिए कहा जाए। ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ पर जब बच्चा उस कॉन्टेक्स्ट में, उस संदर्भ में अनुमान लगाएगा तो कहीं ना कहीं उस चीज़ों को समझेगा, उन चीज़ों को समझेगा और उस संदर्भ में उस नए शब्द का क्या अर्थ है वो अर्थ भी समझ रहा है। तो चूंकि यहाँ पर समझ करके चीज़ों को आगे बढ़ने की कोशिश की जा रही है, इसलिए ये लंबे समय तक उसे धारण कर सकता है। और यहाँ पर शब्द भंडार क्या होता है, ये स्टोर की ही तो बात कर रहा है। वोकैबुलरी क्या है कि आप शब्दों को कितने लंबे समय तक उसको समझ करके याद कर पा रहे हैं, यानी आप में कितना वर्ड पावर है। तो यही तो यहाँ पर बात की जा रही है कि जब बच्चा उसको समझेगा तो लंबे समय तक उसको धारण कर पाएगा, यानी कि उसमें भंडारण की क्षमता बढ़ जाएगी। ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पर बिल्कुल अप्रोप्रिएट है, यही इसका सटीक जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया था, नॉम चॉम्स्की द्वारा प्रतिपादित भाषा अर्जन उपकरण का क्या प्रकार्य है? क्या प्रकार्य है? देखिए भाषा अर्जन उपकरण को हम लोग LAD बोलते हैं, यानी कि लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस। लैंग्वेज यानी कि भाषा, एक्विजिशन यानी कि अर्जन, और डिवाइस यानी कि उपकरण। तो हमसे ये बोला जा रहा है कि LED का क्या प्रकार्य है। तो देखिए चौथे विकल्प से शुरुआत करते हैं, इस बात के प्रति समझ बनाना कि भाषा सीखना आसान है। तो ये LAD, इसके बारे में देखिए यहाँ पर LAD क्या करता है ये हमसे पूछा जा रहा है। ठीक है, तो ये हमारा उत्तर नहीं होगा। तीसरा देखिए, किसी एक भाषा को समझना, तो ये भी उत्तर नहीं होगा, क्योंकि LAD ये कहता है कि इसके माध्यम से लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस प्रत्येक बच्चे में जन्मजात पाई जाती है, जो कि उसको किसी भी भाषा को अर्जित करने में मदद करता है, साथ ही साथ वह अन्य भाषाओं को सीखने में मदद करता है। जैसे कि मान लीजिए आप पहली बार जब जन्म आपका हुआ होगा तो उस दौरान आपके माता पिता के द्वारा जो भाषा बोली जा रही होगी वही भाषा आपने अनुकरण करते करते धीरे धीरे बोलना सीख लिया होगा, तो उसे आप भाषा अर्जन बोलते हैं। यानी कि जब आप बिना व्याकरण के नियमों के अंतर्गत, बिना औपचारिक तरीके से अगर किसी भाषा को अर्जित किए हुए हैं वातावरण से, तो उसे हम लोग भाषा का अर्जन बोलते हैं। तो चूंकि आपने वो हिंदी सीख लिया, लेकिन जब आप टारगेट लैंग्वेज इंग्लिश या फिर संस्कृत सीखने जाते हैं तो वहां पर जो आपका मदर टंग था हिंदी, उसमें जो व्याकरण आपने सीखा कि कर्ता क्या होता है, यानी कि सब्जेक्ट क्या होता है, किस प्रकार से वाक्यों की रचना करनी है, वो सब कुछ आपको इंग्लिश या फिर संस्कृत सीखने में भी मदद करता है। क्यों? क्योंकि सबका ग्रामर समान है। आप हिंदी में संज्ञा पढ़ते हैं, उसी को अंग्रेजी में आप नाउन पढ़ेंगे, हिंदी में आप
वर्ब क्रिया पढ़ेंगे, अंग्रेजी में उसी को वर्ब पढ़ेंगे। तो जो चीज़ आप एक लैंग्वेज में पढ़ते हैं वही चीज़ दूसरे लैंग्वेज में भी होती है, यानी कि ग्रामर सबका कॉमन होता है। तो कॉमन को क्या बोलते हैं? सार्वभौमिक ही तो बोलते हैं, यानी कि सार्वभौमिक व्याकरण को समझना यहाँ पर सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो गया है। पहला विकल्प देखिए, अभिभावकों के प्रति समझ बनाना, तो ये उत्तर नहीं होगा। ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पर बिल्कुल सटीक जवाब है। अगला प्रश्न पूछा गया था, रेखा कक्षा 1 के विद्यार्थियों को अंग्रेजी पढ़ा रही है। वह विद्यार्थियों को वस्तुओं के चित्र दिखाती है और फिर उनके नाम बताती है। रेखा क्या करने का प्रयास कर रही है? देखिए, चित्र बच्चों को क्यों दिखाया जाता है? चित्र इसलिए दिखाया जाता है जब बच्चे प्रत्यक्ष तौर पर मूर्त अवस्था में चीज़ों को देख करके उसके बारे में जानते हैं तो उनका जो अधिगम होता है वो अर्थपूर्ण होता है। इसीलिए एनसीएफ 2005 ये कहता है कि बच्चों को उसके परिवेश से जोड़ करके पढ़ाइए। जैसे कि बच्चे को बी अल्फ़ाबेट पढ़ाना है तो बी फॉर बॉल पढ़ाया जाता है। क्यों बॉल पढ़ाया जाता है? क्योंकि 6 साल की एज में बच्चा प्राइमरी में जाएगा, 6 साल तक वो कभी ना कभी तो बॉल से खेला होगा, यानी मूर्त अवस्था में वो इस वस्तु को देखा हुआ है। अब इस वस्तु को जब देखा हुआ है तो इससे कोरिलेट करके जब हम लोग इस नए अल्फ़ाबेट को पढ़ाएंगे तो कहीं ना कहीं बच्चे के लिए चीज़ें समझना आसान हो जाएगा। इसीलिए शिक्षिका के द्वारा क्या किया जा रहा है कि वस्तुओं के चित्र दिखाया जा रहा है, फिर उनके नाम बताया जा रहा है। ठीक है, तो इससे क्या होगा? इससे नए शब्द सीखने में बच्चे को मदद मिलती है। ठीक है, चलिए ऑप्शन नंबर 1 से शुरुआत करेंगे। अपनी कक्षा को रुचिकर बना रही है, तो इससे रुचिकर तो बनेगा, लेकिन मेन एम रुचिकर बनाना नहीं है। मेन एम क्या है कि बच्चे को नए शब्द सीखने में मदद करना है। ठीक है, तो ये संकुचित है, फिर भी मैं स्टार लगा रहा हूँ। देखिए दूसरा क्या बोला जा रहा है, अपनी चित्रकारी के कौशल का प्रदर्शन करें। चित्रकारी यहाँ पर इंपॉर्टेंट नहीं है क्योंकि ये लैंग्वेज की क्लास है, भाषा की कक्षा है। चित्रकारी के लिए अलग से उसकी कक्षा होगी, ड्राइंग होगी, वहाँ पर वो चित्रकारी का कौशल सीखेगा। यहाँ पर भाषा बच्चे को सिखाया जा रहा है, तो यहाँ पर चित्रकारी इंपॉर्टेंट नहीं होगा। चौथा देखिए, अपने विद्यार्थियों को पढ़ने में मदद कर रही है, तो केवल पढ़ना यहाँ पर इंपॉर्टेंट नहीं है। एक ही विकल्प बचा, देखिए ऑप्शन नंबर 3, विद्यार्थियों को नए शब्द सीखने में मदद कर रही है। अब बच्चा नया शब्द कैसे सीखेगा? आपने तत्परता का नियम पढ़ा होगा थांडाई का, जिसमें उन्होंने ये कहा था कि बच्चे चीज़ों को तभी सीख सकते हैं जब बच्चे सीखने के लिए तत्पर हों। और तत्परता आती कहाँ से है? तत्परता आती है बच्चे अगर इंटरेस्टिंग लगेगा, उनको रुचिकर लगेगा, तभी वो उसमें तत्पर होंगे चीज़ों को सीखने के संदर्भ में। क्योंकि बच्चा जब किसी भी काम में रुचि लेता है तो रुचि की वजह से उसमें इंटरनल मोटिवेशन जनरेट होता है और इंटरनल मोटिवेशन की वजह से वो चीज़ों को करने के लिए तत्पर होता है। यानी कि रुचि तो इंपॉर्टेंट था, लेकिन रुचि यहाँ पर संकुचित था। रुचि के माध्यम से वह उन चीज़ों को सीखने में उसको मदद मिलेगी। इसलिए ऑप्शन नंबर 3 ब्रॉड सेंस में है और ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पर संकुचित है, इसलिए ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सटीक जवाब हो जाएगा और ऑप्शन नंबर 1 अब गलत हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया था, भाषा अधिगम के संदर्भ में भाषा अर्जन उपकरण यानी कि LAD की अवधारणा किसके द्वारा प्रतिपादित की गई? तो लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस के बारे में किसने बोला था? नॉम चॉम्स्की ने बोला था। ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पर बिल्कुल एप्रोप्रिएट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया था, निदा अपनी कक्षा में चीता चीता कविता का पठन व गायन करवाने से पहले चीते पर चर्चा करती है। निदा क्या करने की कोशिश कर रही है? ध्यान से समझिएगा, कोई भी टॉपिक पढ़ाने से पहले उस टॉपिक पर चर्चा करना, ये क्या कहलाता है? बच्चे को नए ज्ञान से जोड़ने के लिए पहले उसके पूर्व ज्ञान का जांच करना चाहिए और पूर्व ज्ञान को कहीं ना कहीं नए ज्ञान से जोड़ करके आगे बढ़ाना चाहिए। तो बच्चे के लिए नया ज्ञान क्या है? चीता चीता नामक कविता, और इसलिए वह चीते पर पहले चर्चा कर रही है ताकि बच्चे के पूर्व ज्ञान के बारे में जान सके। ठीक है, इसी को ध्यान में रखकर के उत्तर ढूंढेंगे। चौथा विकल्प दिया गया है, अपने विद्यार्थियों को बता रही कि कविता कैसे पढ़ी जाती है, तो ये उत्तर नहीं होगा। अपने विद्यार्थियों की रुचि को क्रियाशील बना रही है, रुचि को क्रियाशील बना रही है, तो ये भी यहाँ पर इंपॉर्टेंट नहीं है। दूसरा विकल्प देखिए, अपने विद्यार्थियों को पाठ का शीर्षक बता रही है, तो शीर्षक यहाँ पर इंपॉर्टेंट नहीं है क्योंकि यहाँ पर शीर्षक तो पहले ही पता चल गया ना, चीता चीता कविता। अब वहाँ पर चर्चा किया जा रहा है चीता पर, यानी कि पूर्व ज्ञान की बात होनी चाहिए। एक ही विकल्प में दिया गया है, ऑप्शन नंबर 1 देखिए, अपने विद्यार्थियों के पूर्व ज्ञान को क्रियाशील बना रही है। विकल्प नंबर 1 सटीक जवाब होगा। अगला प्रश्न पूछा गया था, प्रतिस्थापन यानी विकल्प सूची किसके शिक्षण में इस्तेमाल की जाती है? ध्यान से समझिएगा, प्रतिस्थापन यानी कि एक को रिप्लेस करके उसके जगह दूसरा शब्द लगाना, ये किसके में इस्तेमाल किया जाएगा, किसके शिक्षण में? तो अगर मैं यहां से एक वाक्य लिखूं कि राम इज ईटिंग फूड, यानी कि राम भोजन कर रहा है, राम खाना खा रहा है, उस सेंस में आएगा। ठीक है, अगर मैं यहां पर लिखूं कि वी आर ईटिंग फूड, तो हमने क्या किया? राम जो कि कर्ता था, सब्जेक्ट था, इसको प्रतिस्थापित कर दिया किससे? वी से। ये भी सब्जेक्ट है, लेकिन सब्जेक्ट ये सिंगुलर था, एक वचन था, और वी यानी कि हम, ये क्या है? बहुवचन है।
तो देखिए बहुवचन होने की वजह से जो हेल्पिंग वर्ब पहले इज लग रहा था, अब उसको रिप्लेस करना पड़ेगा हेल्पिंग वर्ब आर से। तो इस प्रकार से हम लोग प्रतिस्थापन विधि के माध्यम से हम लोग बच्चे को व्याकरण बता सकते हैं, क्योंकि ये सब किसका पार्ट है, व्याकरण का ही तो पार्ट है। ठीक है, तो चारों विकल्पों में देखिए पहला दिया गया रचनात्मकता उत्तर नहीं होगा, शब्द अर्थ उत्तर नहीं होगा, कविता उत्तर नहीं होगा। ऑप्शन नंबर 1 ग्रामर यानी कि व्याकरण इसका बिल्कुल सटीक उत्तर होगा। दोस्तों यहां पर मैं बता दूं कि जो भी आंसर मेरे द्वारा बताया जा रहा है वो सीबीएसई बोर्ड के द्वारा जो ऑफिशियल आंसर की जारी किया गया था उसे पूरी तरीके से सर्टिफाइड है, तो आप आंख बंद करके भरोसा कर सकते हैं। अगला प्रश्न पूछा गया है, जोसेफ प्रथम पीढ़ी के शिक्षार्थी जो पहली बार अंग्रेजी पढ़ रहे हैं को अंग्रेजी पढ़ाते समय द्विभाषिक शब्द सूची का प्रयोग करता है, वह किस सिद्धांत का प्रयोग कर रहा है। पहली बार अंग्रेजी पढ़ने जा रहे बच्चों के लिए द्विभाषिक शब्द सूची का प्रयोग करना। अब द्विभाषिक शब्द सूची क्या होता है, जैसे देखिए बच्चे के लिए जो अंग्रेजी पढ़ाया जा रहा है वो उसके लिए टारगेट लैंग्वेज हो गया। अब टारगेट लैंग्वेज को आसान बनाने के लिए उसके जो कठिन शब्दावलियां होती हैं उसको बच्चे की मदर टंग में ट्रांसलेट करके बताया जाता है। ये इसी को तो द्विभाषिक बोलते हैं। द्वि मतलब कि दो और भाषिक मतलब कि भाषा, यानी कि जो टारगेट लैंग्वेज है उसके कठिन शब्दों को उसके मदर टंग यानी फर्स्ट लैंग्वेज में ट्रांसलेट कर दिया जाता है ताकि बच्चे को अर्थ समझने में आसानी महसूस हो। तो यहां पर क्या ट्रांसलेट करना यानी कि अनुवाद करना। चारों विकल्पों में देखिए ऑप्शन नंबर 2 में बात की गई है व्याकरण अनुवाद विधि, इसका बिल्कुल एप्रोप्रिएट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया था, रोमी कक्षा 3 को पढ़ाती है, पाठ्य पुस्तक में दिए गए नाटक के शिक्षण के समय रोमी को किस विधि का इस्तेमाल करना चाहिए जिससे कि उसके विद्यार्थी नाटक का आनंद ले सके। तो यानी कि कहा यह जा रहा है कि नाटक का शिक्षण करना है तो हमें बच्चे को आनंद दिलाना है, तो वो किस विधि का प्रयोग करना चाहिए। तो देखिए सस्वर वाचन, अब नाटक में अलग अलग कैरेक्टर्स होंगे तो केवल पढ़ने मात्र से बच्चे आनंद नहीं लेंगे। चित्र संयोजन भी इंपॉर्टेंट नहीं है, मौन पाठन भी इंपॉर्टेंट नहीं, लेकिन भूमिका निर्वहन यानी रोल प्ले की अगर बात करें तो बच्चे जो कैरेक्टर पढ़ रहे हैं किताब में उसको खुद से जीवंत रूप में उसको जी सकते हैं रोल प्ले के माध्यम से यानी नाटक के माध्यम से। यानी कि जब वो बच्चा खुद उस रोल प्ले के कैरेक्टर्स को प्ले करेगा तब वो उसमें आनंद ले सकता है। ऑप्शन नंबर 2 यहां पर बिल्कुल एप्रोप्रिएट है, यही इसका सटीक जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया है, सरसरी तौर पर पठन व बारीकी से पठन किसके उपकौशल हैं। सरसरी तौर पर पढ़ना क्या होता है, जैसे कि आप न्यूज़पेपर पढ़ते हैं तो उसके लाइन बाय लाइन को नहीं पढ़ते हैं, आप कोशिश ये करते हैं कि जल्दी से पढ़ करके इसका पूरा थीम मुझे समझ में आ जाए। इसके लिए आप सबसे पहले मेन हेडिंग पढ़ते हैं, उसके बाद से जैसे ये न्यूज़पेपर है तो सबसे पहले मेन हेडिंग लिखा रहता है, उसके बाद से यहाँ पर बॉक्स बना करके यहाँ पर मेन पॉइंट्स लिखे रहते हैं। तो हेडिंग के बाद आपका तुरंत ध्यान इस पर जाता है ताकि आप सरसरी निगाह से उसको देख करके पूरा अर्थ समझ पाएं। और बारीकी से पढ़ने का मतलब क्या हो गया कि आप इसका पूरा लाइन बाय लाइन पढ़ रहे हैं। तो ये सब किसके उपकौशल हैं, आप पढ़ ही तो रहे हैं दोनों में, तो ये पठन के उपकौशल होते हैं। ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पर बिल्कुल एप्रोप्रिएट जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया था, निम्नलिखित में से कौन सी त्रुटि लेखन कौशल त्रुटि नहीं है। यानी कि वो वाला विकल्प जो कि लिखने से डायरेक्टली नहीं जुड़ा होगा और उसमें वो त्रुटि होगा तो वो लेखन कौशल से संबंधित त्रुटि नहीं होगा। ठीक है, यानी कि जो भी विकल्प लिखने से संबंधित है वो हमारा उत्तर नहीं हो सकता और जो लिखने से संबंधित नहीं है वही हमारा उत्तर होगा, क्योंकि हमसे निगेटिव वाला पूछा गया था। पत्र का गलत प्रारूप, पत्र आप लिखते हैं ये डायरेक्टली लिखने से जुड़ा हुआ है तो ये हमारा उत्तर नहीं होगा। इसके बाद से देखिए विराम चिन्हों की त्रुटियां, तो विराम चिन्ह क्या होता है, आप लिख करके जैसे मान लीजिए मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ कि मेरा नाम नीरज है, मैंने एक वाक्य लिखा मेरा नाम नीरज है, तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर ये जो पूर्ण विराम लगाया मैंने यही तो आपका विराम चिन्ह है। इसके अलावा क्वेश्चन मार्क, एक्सक्लेमेटरी मार्क, डबल इन्वर्टेड कामा, सिंगल इन्वर्टेड कामा, इतिश्री, ये सब क्या है, यही सब तो विराम चिन्ह है। तो इन सब का प्रयोग आप लिखने में करते हैं, तो चूंकि ये डायरेक्टली लिखने से संबंधित है तो ये भी हमारा उत्तर नहीं होगा। वर्तनी की त्रुटि, जैसे कि मेरा आप लिख रहे हैं तो इसमें जो अलग अलग आप वर्णों को अलग करेंगे, जैसे कि म आया, म पर ए की मात्रा है, उसके बाद र है, र पर आ की मात्रा है, तो इसी को तो वर्तनी बोलते हैं। तो ये लिखने से संबंधित है तो ये भी हमारा उत्तर नहीं होगा। लेकिन अगर बात करें स्वर शैली लहजा, तो बोलने का लहजा होता है, लिखने का लहजा नहीं, बोलने का लहजा कि आप किस लहजे में बोल रहे हैं, तो ये लिखने से संबंधित नहीं है। और चूंकि लिखेंगे नहीं तो उसमें किसी भी प्रकार का त्रुटि होगा नहीं, तो ये ऑप्शन नंबर 3 यहां पर बिल्कुल एप्रोप्रिएट आंसर हो जाएगा प्रश्न के हिसाब से। ठीक है, ऑप्शन नंबर 3 सही जवाब है। दोस्तों ये पेपर पूरा सॉल्व हो चुका है। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट के माध्यम से जरूर बताइएगा, क्योंकि आपका एक कमेंट मुझे मोटिवेट करेगा ऐसे ही महत्वपूर्ण वीडियो लाने के संदर्भ में। अगर आप प्रीवियस ईयर सब्जेक्ट वाइज सभी शिफ्टों के कंप्लीट पेपर सोल्यूशन को डिटेल में देखना चाहते हैं तो इस वीडियो के बाद इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन जरूर चेक करिएगा। और अगर आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो इसको सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान करे आपका दिन शुभ हो।